अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नई वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, वीलॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के अलावा किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, काजी फायज ईसा साहब अपनी फुर्तियों की वजह से इस वक्त पाकिस्तानी खबरनामे पर छाए हुए हैं और एक्सटेंशन लेने के लिए हर हदूद, इखलाकी इक़दार, आइन और मज़हब के अहकामात को बालाए ताक रखते हुए वो सारे इक़दामात उठा रहे हैं जिनकी तवक्को शायद जदीद इंसान से तो ना की जाती हो। बहरहाल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसके लिए आज से तकरीबन 2 साल पहले काजी साहब ने सर धड़ की बाजी लगा दी, अब वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट काजी साहब के गले का फंदा बन चुका है। ये एक्ट 2 साल पहले जब लाया गया तो इसका सिर्फ एक ही मकसद था, और वो मकसद ये था कि किसी तरह इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब के हाथ बांध दिए जाएं। इस एक्ट से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये स्वाबदीदी थी कि वो अपनी मर्जी के बेंच बना सकता था और उन बेंचेस में मुख्तलिफ केसेस को लगाया जा सकता था। तो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क पर मुकम्मल कब्जा करने के लिए इस वक्त मार्शल लॉ तो ना लगाया आज से 2 साल पहले, और ना ही इमरजेंसी लगाई, लेकिन उन्होंने इस दफ़ा एक तीसरा तजुर्बा किया, और वो तजुर्बा ये था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को लाया जाए जिसके ज़रिए चीफ जस्टिस के हाथ पैर बांध दिए जाएं। इसके नतीजे में वो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये मेक श्योर करना चाहती थी कि अदलिया फिर भी ताबे रहे पार्लिमान के और इनडायरेक्टली पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के। तो इस एक्ट के तहत एक कमेटी तश्कील दी गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस शामिल थे, और जो फिर इस कमेटी के जजेस इस बात का फैसला करते थे कि मुख्तलिफ बेंचेस के लिए कौन कौन से मेंबरान होंगे इन बेंचेस में और वो कौन से केसेस सुनेंगे। उमर अता बंदयाल साहब के अलावा काजी फायज ईसा साहब और इसके अलावा एक और जज इस कमेटी में उस वक्त शामिल थे। जब तक ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मुकम्मल तौर पर नाफिज ना हुआ तब तक काजी फायज ईसा साहब ने किसी भी बेंच में बैठने से माजरत कर ली, और वो तकरीबन 6 माह तक सिर्फ अपने चेंबर में बैठकर कामकाज करते रहे। तो दोस्तों, बहरहाल इस एक्ट के मुकम्मल नफाज के बाद पिछले 2 साल तकरीबन काजी फायज ईसा साहब इस एक्ट का सहरा अपने सर पर हमेशा लेते रहे। अब चूंकि आइन के आर्टिकल 63A की खुद साख्ता तशरीह का मामला है और काजी साहब हर सूरत इस बात की इजाज़त देना चाहते हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग या लोटक्रेसी की इजाज़त दी जाए ताकि काजी साहब को 3 साल की एक्सटेंशन मज़ीद मिल सके, जो अब नई तरामीम आएंगी अगले 1-2 हफ्तों में। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये केस, ये जो रिव्यू पिटीशन है 63A की तशरीह की, जो पिछले 2 साल से तकरीबन पेंडिंग थी, ये केस इस बेंच में लगे जो काजी साहब ने खुद बनाया हो ताकि इसमें वो अपनी मर्जी के जजेस लगा सकें। इसके लिए फिर दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट एक तरमीमी शक्ल में हंगामी बुनियादों पर आया कुछ रोज पहले, और फिर आपने देखा कि किस तरह कुछ ही घंटों में सदर पाकिस्तान ने भी उस पर दस्तखत कर दिए, मुख्तलिफ जो कमेटी मेंबरान थे पार्लियामेंट के उन्होंने भी उस पर दस्तखत कर दिए, और काजी साहब ने फौरी तौर पर इस एक्ट के आने के बाद एक इजलास भी तलब कर लिया। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद एक नया आईनी और अदालती बहरान पैदा हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जो इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का पहले हिस्सा थे, उन्हें निकाल कर काजी फायज ईसा साहब ने अपने एक अनमोल रतन जस्टिस अमीनुद्दीन को इनकी जगह इस कमेटी का हिस्सा बना दिया, और वो इस बात की कोई खास वजह भी ना बता सके कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को इस कमेटी से उन्होंने क्यों निकाला। इन इकदामात की वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह, जो इस कमेटी का हिस्सा हैं, उन्होंने इस कमेटी की पहली जो मीटिंग हुई उसमें शिरकत ना की, मगर काजी साहब ने
कमाल डिटाई का मुजाहरा करते हुए फिर भी बेंचेस की तश्कील कर दी और मुख्तलिफ केसेस को समात के लिए मुकर्रर कर दिया। इस वजह से पाकिस्तान के मारूफ 300 से ज्यादा वकला ने एक खुला खत काजी फायज ईसा साहब को तहरीर किया और काजी साहब को बताया कि इन इकदाम की वजह से उनकी साख और उनके मुस्तकबिल पर बहुत ज्यादा गहरे असरात हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज जब मैं भी ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30 सितंबर 2024 का दिन अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है। आज काजी साहब ने एक और अजीब व गरीब काम किया। बेंच जो कि सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ था इस केस को सुनने के लिए, अब चूंकि इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने शिरकत नहीं की तो काजी साहब ने उनकी हाजिरी लगा दी। तो खैर, और फिर काजी साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पर तंज करते हुए ये भी कहा कि हमें पैसे इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम यहाँ पे केसेस सुन सकें, ना कि इसलिए कि हम चैम्बर में बैठ सकें। मुझे हैरानगी इस बात पर थी कि जब पहली दफ़ा ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आज से 2 साल पहले आया तकरीबन, उस वक्त काजी साहब ने 6 माह किस कैपेसिटी में चैम्बर में बैठकर अपना काम निपटाया और किसी किस्म के केसेस में उन्होंने शिरकत नहीं की। बहरहाल, अब काजी साहब के पास वक्त बहुत कम है और वो एक्सटेंशन लेने के लिए अखलाकी पस्ती की आखिरी हद तक गिर चुके हैं, मगर बाज फिर भी नहीं आ रहे। काजी साहब की इस वक्त पाकिस्तानी माशरे और अदालती दुनिया के जो अदालती माशरा है उसमें जो वक़्त और हैसियत हो चुकी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जहां एक तरफ सहाफ़ी बरादरी इन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर शर्मसार कर रही है, वहां दूसरी तरफ वकला बरादरी और आम अवाम भी इन्हें कोस रहे हैं। इसका हाल ही में मुजाहरा एक बेकरी पर काम करने वाले नौजवान की तरफ से काजी साहब को मौसूल हुआ और मुझे यकीन है कि आपने भी वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। तो दोस्तों, इस नौजवान ने काजी साहब के साथ जो कुछ किया, इसके इस फेल के बाद पाकिस्तानी माशरे में हमें मुतज़ाद किस्म की आरा नज़र आई। अवाम की अक्सरियत का ख्याल यह है कि जो कुछ इस नौजवान ने किया वो ठीक है, मगर माशरे का एक हिस्सा ऐसा भी है जो समझता है कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि काजी साहब बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। बहरहाल, ये ठीक हुआ या गलत, इस बात पर नहीं जाते। मुझे इख्तलाफ इस दलील से है कि चूंकि फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, इसलिए इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये बुनियादी हकूक़ का मामला है और जितने बुनियादी हकूक़ काजी फायज ईसा के हैं या जनरल आसिम मुनीर के हैं या आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ के हैं, उतने हकूक़ पाकिस्तान में बसने वाले किसी भी मजदूर, किसान या आम आदमी के भी हैं। बहरहाल दोस्तों, अगर काजी साहब रोज़ाना की बुनियादों पर अदालत में बैठकर आम लोग, जिनमें वकला, सहाफ़ी, उसातिज़ा और माजूर अफराद भी शामिल हैं, अगर इन्हें वो रुसवा कर सकते हैं और इन्हें रुसवा करने को वो जायज़ समझते हैं, तो इन्हें इस तरह के रिएक्शन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ख़ासकर जब वो अदालत में ना हो और बाहर सोसाइटी में लोगों से मिले जुले। बहरहाल, अब चलते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ। काजी साहब ये एक्सटेंशन चाहते क्यों हैं? इसकी पहली वजह तो ये है कि ये सारा निज़ाम काजी साहब के कंधों पर खड़ा हुआ है। अगर काजी साहब ना हुए तो फिर सबसे पहले तो इस हुकूमत का खात्मा होगा, फिर इलेक्शन कमिश्नर पर आइन से गद्दारी का मुकदमा भी बनेगा। अगर आने वाली हुकूमत में सकत हुई तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर भी केसेस चल सकते हैं, जिसमें जनरल आसिम मुनीर, हाल ही में रिटायर हुए DGISI जनरल नदीम अंजुम और ISI के DGC जनरल फैसल नसीर के नाम शायद सबसे पहले आए। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विसेज की भी कसीर तादाद में अफसरान पर केसेस चल सकते हैं और मातहत अदालतों के जजेस भी एहतसाब से शायद ना बच पाए। लेकिन इन सब से काजी साहब को ज़ाती तौर पर क्या फ़ायदा पहुंचेगा? दोस्तों, किसी भी ओहदे पर एक्सटेंशन के ज़ाती फ़वाइद आखिर होते क्या हैं? पहला फ़ायदा तो ये होता है कि इससे ताकत आपको मिलती है, यानी कि ताकत का हसूल इसका पहला एक फ़ायदा हो सकता है ज़ाती तौर पर। मगर काजी साहब तो पिछले 2 सालों से मदारी के सुधाए हुए एक बंदर की मानंद नाच रहे हैं। उनके पास कभी ताकत नहीं रही और अगर इन्हें एक्सटेंशन मिल भी गई तो इन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा है कि एक्सटेंशन दिलवाने वाले, यानी कि पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है, वो इन्हें अपने रिमोट कंट्रोल से चलाते रहेंगे। दोस्तों, एक्सटेंशन का
ایک مقصد دولت کا حصول ہو سکتا ہے، مگر قاضی صاحب کے معاملے میں مجھے یہ وجہ خاص نہیں لگتی۔ قاضی صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد شاید زیادہ دولت کما سکتے ہیں، وہ کوئی اور بھی عہدہ لے سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کی پچھلے 2 سال میں بہت ساری خدمات کی ہیں، اور انہیں پتہ ہے اس بات کا اچھی طرح کہ نواز شریف صاحب اپنے محسنوں کو کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ تو دولت کا حصول مجھے کوئی خاص وجہ قاضی صاحب کے معاملے میں نظر نہیں آتی۔ ایکسٹینشن کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ضمیر پر کوئی بوجھ ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ اب آپ چونکہ ماضی کے تجربات اور غلطیوں سے سیکھ چکے ہیں، تو اس صورت میں آپ ایک اور موقع چاہتے ہیں تاکہ نیک نامی کمائی جا سکے۔ قاضی صاحب کا جو کنڈکٹ پچھلے 2 سال میں رہا ہے، اگر ان کا جائزہ لیں، اس کنڈکٹ کا جائزہ لیں، تو یہ دلیل بھی بہت ہی بودھی اور کمزور محسوس ہوتی ہے۔ دوستو، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ قاضی صاحب اس ایکسٹینشن کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ اس لیے بنائے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں شک ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہیں انہیں دغا دے کر انہیں نشان عبرت نہ بنا ڈالے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو قاضی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف سے بہت خطرہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان تحریک انصاف قاضی صاحب کی زندگی اجیرن نہ کر دے۔ قاضی صاحب نے انسانی حقوق کی جو پامالی پچھلے 2 سال میں کی یا ہونے دی، اس کا جواب دینے کی ان میں ہمت نہیں ہے، اور انہیں یقین ہے کہ صرف ایکسٹینشن ہی ایک واحد امید ہے جس کی بدولت شاید وہ بچ پائیں۔ اس خطرے کو مزید کم کرنے کے لیے قاضی صاحب اس بات پر بھی تیار ہیں کہ سویلینز کے کیسز ملٹری کورٹس میں چلیں، خاص کر عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے، تاکہ اگر قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل بھی جائے تو 3 سال بعد جب وہ دوبارہ ریٹائر ہوں تو انہیں باقی ماندہ زندگی عمران خان کی طرف سے کسی قسم کا خطرہ نہ ہو۔ مجھے ذاتی طور پر گمان یہ ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس بات کی گارنٹی دی جائے کہ انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تو شاید وہ اس ایکسٹینشن کے لیے اتنی تگ و دو نہ کریں جتنی اس وقت کر رہے ہیں، اور اپنی باقی ماندہ زندگی اور آخرت خراب نہ کریں۔ بہرحال قاضی صاحب جب بھی ریٹائر ہوئے اس وقت مورخ یہ بات ضرور لکھے گا کہ پاکستان کی تاریخ کے ایک سیاہ ترین باب کا اختتام ہوا۔ دوستو، مجھے اپنے اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔